सर डू यू थिंक आर्मी में अब क्या जो टाइम चल रहा है इसमें मैन पावर विल बी रिप्लेस्ड बाय ड्रोन्स? हमारे ड्रोन्स ने अच्छी खासी मार लगाई, पेशावर तक पहुंच के ठोका है, इस्लामाबाद में पहुंच के ठोका। लेकिन अगर हमको पीओके वापस लेंगे। सर फीमेल ऑफिसर्स जो ब्रीफिंग करने आई थी वो हमारी गलती थी। और हमारी गलती केवल ये थी कि जब लड़ाई शुरू हो गई तभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ब्रीफिंग करती थी और दो बेचारी लेडी ऑफिसर्स को पकड़ के बिठा दिया। वहाँ एक एक सेंटेंस बोलती थी, ना पावर पॉइंट था ना कुछ था, हाथ में उठा उठा के वो दिखा रही थी फोटोज। तो पाकिस्तान को बेवजह का एडवांटेज मिल गया। सर ऑप्शन दूर हमारा पाकिस्तान के साथ था। आपको लगता है हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्ड है कि चाइना जैसी कंट्री जो इनोवेशन R&D में इतनी आगे निकल चुकी है, अगर उनके साथ हुआ तो हम प्रिपेयर्ड हैं या नहीं? जबरदस्त रिटेलिएशन हमने करके दिखाया है पाकिस्तान के ऊपर। 9 टेररिस्ट टारगेट्स हमने हिट किए 5 POK में, जिसमें शामिल भावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह, जिसमें शामिल लाहौर का मरकज तैयबा, ठीक है, और जिसमें शामिल सियालकोट के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर, और डेविड कोलमैन हेडली और अजमल अमीर कासम की ट्रेनिंग हुई थी। वो सब उनकी ईंट से ईंट बजा दी गई। और ये हमारी टेक्नोलॉजी का एक बड़ी शाइनिंग मिसाल है। दुनिया हक्का बक्का रहेगी कि भारत इतनी एक्यूरेसी से, इतनी दूरी से इतना तगड़ा बंकर बर्बाद कर सकता है जहाँ की टैक्टिकल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल भी कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट पर एक ऐसे लेजेंडरी वॉरियर मौजूद हैं जिनका नाम सुनते ही देशभक्ति की रूह जाग जाती है। मेजर जनरल GD बख्शी सर। जनरल सर ने अपनी पूरी लाइफ देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करते हुए बिताई है और आज के पॉडकास्ट में वो एक ऐसे ऑपरेशन को डिस्कस कर रहे हैं जो इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में एक गोल्डन चैप्टर बन चुका है, ऑपरेशन सिंदूर। ये वो मिशन है जहां पर सिर्फ करेज और स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि भारत के वीर जवानों का जुनून अपने चरम पर था। जनरल बख्शी ने आज हमें बहुत अच्छे से डिस्क्लोज किया है कैसे इंडियन मिलिट्री ने, इंडियन डिफेंस फोर्सेज ने एनिमी की कमर तोड़ दी। आज का पॉडकास्ट आपको गर्व, जज्बा और जुनून से भर देगा। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए सी यू इन द पॉडकास्ट। जय हिंद, जय भारत। सर आपकी 48th बुक आई है ऑफ जी, सिंदूर, जी। हमें उसके बारे में बताओ प्लीज। देखिए, अब आप सब जानते हैं कि मई के अंदर हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। और ये लॉन्च किया था क्योंकि 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने एक बहुत ही नीच घिनौना हमला किया भारत के ऊपर पहलगाम में, जहाँ की उन्होंने 26 हमारे टूरिस्ट मार डाले और एक नेपाली नागरिक को बड़ी निर्मम हत्या करी। और एक कम्युनल तरीके में हत्या करी कि भाई धर्म पूछ पूछ कर, मजहब पूछ पूछ कर मारा। और वाइफ के सामने हस्बैंड को मार डाला, बच्चे के सामने बाप को मार डाला। और बहुत ही डिस्टिंग। और उसके ठीक पहले ये मुल्ला आसिम मुनीर, ये जिया भर्ती वाला पागल मुल्ला जो कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ बन गया है, अपने आप को कुछ भी नया करने के लिए फील्ड मार्शल अपॉइंट करा दिया है और अपने आप को हिलाले जुर्रत दिलवाया। हिलाले जुर्रत क्या है? हिलाले जुर्रत का मतलब महावीर चक्र। अब महावीर चक्र मिलता है लेफ्टिनेंट को, कैप्टन को, मेजर को, कर्नल तक को दिया जाता है नॉर्मली फॉर फाइटिंग एट द कटिंग एज, हैंड टू हैंड फाइटिंग। उसके लिए तकरीबन ये मिलता है, उसमें बहादुरी दिखाने के लिए। एक आर्मी चीफ को कैसे मिल सकता है? और वो भी वो आर्मी चीफ जो कि लड़ाई के 10 दिन पहले जाके मरियम बंकर में घुस गया। जब लड़ाई खत्म हुई, सीज फायर हुआ या सेशन इन ऑपरेशन हुआ, तब बाहर निकला, अपनी दुम निकाली छछूंदर जैसे, राइट। तो हिलाले जुर्रत, अरे शर्म के मारे हम लोग के सर नीवे हो गए हैं जो कि हम फौजी अफसर हैं। तो पाकिस्तान की फौज को कैसा लग रहा होगी? हमारे आर्मी चीफ ने अब खुद बोल के सरकार को अपने आप को हिलाले जुर्रत दिलवाया। दिस मैन इज पैथेटिक, इज पैथेटिक। लेकिन इनकी तिगड़म लगी है, डोनाल्ड ट्रंप से तिगड़म फिट कर ली है कि मैंने तो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली को खरीद लिया है, मैंने उनके साथ
बिटकॉइन की डील करी, और अब डोनाल्ड ट्रंप मेरी जेब में है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी फट से बुला लिया इसको व्हाइट हाउस में, ये समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा। ठीक है, 50% टैरिफ्स वी कुड लिव विद, लेकिन ये जो हम पे थोपा गया है, ये आसिम मुनीर, अभी मई में हमारी युद्ध हुआ है, और 1.5-2 महीने बाद आप उसको 2 बार वॉशिंगटन में बुला के कि पाकिस्तान इज माय ग्रेटेस्ट फ्रेंड, इंडिया तो फालतू है, इंडिया को तो मैं अच्छी तरह से मजा चखाऊंगा, 50% टैरिफ लगाऊंगा। बकवास, इसी। और मुबारक हो फिर आपको, आपका नया फ्रेंड जो आपको जिता देगा चीन के खिलाफ, रूस के खिलाफ, भारत के बरखिलाफ। ये फटीचर मुल्क, 2 रोज की रोटी खाने को नहीं मिल रही है। कभी यहाँ भीख का कटोरा लेके घूमते, कभी वहां उधार चुकाने के लिए और उधार ले रहे। वो आपको जिताएगा, तो मुबारक हो साहब आपको। नाउ कमिंग बैक टू ऑपरेशन सिंदूर, जब पाकिस्तान ने ये किया, भारत के पास कोई चारा नहीं था कि वी विल हैव टू रिटेलिएट एंड रिटेलिएट हार्ड। ठीक है साहब, और वो हमने किया है, जबरदस्त रिटेलिएशन हमने करके दिखाया है पाकिस्तान के ऊपर। 9 टेररिस्ट टारगेट्स हमने हिट किए, 5 POK में, और 4 जो है पाकिस्तान के हार्टलैंड पंजाब में, जिसमें शामिल भावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह, जिसमें शामिल लाहौर का मरकज तैयबा, ठीक है, और जिसमें शामिल सियालकोट के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर, तो जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर, जहाँ पे 26/11 प्लान हुआ था, और डेविड कोलमैन हेडली और अजमल अमीर कासम की ट्रेनिंग हुई थी, वो सब उनकी ईंट से ईंट बजा दी गई। पहले पाकिस्तान नाटक कर रहा था कि नहीं आपने कुछ नहीं किया सर्जिकल स्ट्राइक में, क्योंकि हमने घने जंगलों में जाके कैंपों को टोका था, जहाँ ना आबादी ना कोई मीडिया, तो जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। तो साहब इस बार हमने कहा ठीक है साहब, तुमको बताते हैं, और हमने हिट किया बड़े बड़े शहरों के बीचों बीच। ठीक है, भावलपुर 110 किलोमीटर अंदर, पाकिस्तान के 35-40 किलोमीटर अंदर ये लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर, हाफिज सईद का, और वो दूसरा मसूद अजहर का, उसकी फैमिली के तो मेंबर मारे गए। 140 टॉप टेररिस्ट ठोक दिए गए, जिसमें शामिल कोई 6 तो बड़े कुख्यात टेररिस्ट, ग्लोबल दर्जे के टेररिस्ट। और पहले कहते थे नहीं साहब जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, तो अब देख लो ना, आपने तो केवल कौवे मारे, चिड़िया मारी, कबूतर गिनो कितने मारे हैं। ठीक है, और पाकिस्तान ने इसका नाटक किया कि नहीं साहब ये तो जो है हमने अपने जहाज उठाए, अपने J-10C चाइनीज जेट फाइटर उड़ाए, और PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल करते हमने भारत के 5 जहाज ठोक दिए। अच्छा, 5 जहाज ठोके दिखाइए, पर खच्चे किधर है, डेब्रिस किधर है? नहीं नहीं साहब वो तो भारतवर्ष में गिरा, हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो सैटेलाइट फोटो दिखाइए, हमारे पास नहीं है। हमने आपके मीडिया पे देखा क्वेश्चन, अरे यहाँ किसी गधे दिमाग जिसका खराब है, 1923 में जो एक जहाज क्रैश हुआ था उसकी फोटो लगा के पोस्ट कर दी, और वो आप दुनिया भर में दिखा रहे हैं। ठीक है साहब, असली तरीका होता है, अगर आपने वाकई शूट डाउन किए हैं तो आपके रडार के वीडियो ट्रैक्स दिखाइए कि ये साहब हमने डिटेक्ट किया, ये मिसाइल फायर हुआ और वो टारगेट गायब हो गई। उसको बोलते हैं वीडियो ट्रैक्स, अपने उसको उससे स्टडी करते हैं। हमारी जो डायरेक्टरेट ऑफ एयर स्टाफ इंस्पेक्शन है वो ये चीज करके दिखाती है। जब भी हम लोग आपस में प्रैक्टिस करते हैं फाइटिंग, तो डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है कि मारा नहीं मारा, तो बगैर कोई प्रूफ, बगैर कोई ये चैं चैं दुनिया भर में लगा दी। ठीक है, और हमारी गलती केवल ये थी कि जब लड़ाई शुरू हो गई तभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ब्रीफिंग करती रही, और 2 बेचारी लेडी ऑफिसर्स को पकड़ के बिठा दिया, वहां एक एक सेंटेंस बोलती थी, ना पावर पॉइंट था ना कुछ था, हाथ में उठा उठा के वो दिखा रही थी फोटोज। तो पाकिस्तान को बेवजह का एडवांटेज मिल गया, क्योंकि उनके जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब थे, उन्होंने बड़ी
बड़ी चढ़ी चमकी धमकी प्रेजेंटेशन दी और बड़े अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल किया, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह वगैरह बकवास। इसी तो बात ऐसी है कि साहब ये बातों में आप जीत जाएं, जमीन पर आप पिट चुके हैं। एक हमला रोक सका हमारे जहाजों ने, हमारे ही बॉर्डर के अंदर रह के 27 क्रूज मिसाइल फायर किए, ब्रह्मोस और दूसरे। सर फीमेल ऑफिसर्स जो ब्रीफिंग करने आई थी वो हमारी गलती थी? नहीं, गलती इसीलिए थी कि वो बेचारी ऑपरेशन डायरेक्टरेट में नहीं थी, वो डे टू डे ऑपरेशन में प्लान नहीं कर रही थी। ये पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए कि आपने हमारी औरतों का सिंदूर उजाड़ा तो आपने हम औरतों को बिठा के ब्रीफिंग कराएंगे। उस ब्रीफिंग में कहने का मतलब मेरा ये है कि जब नॉर्मल लड़ाई जैसे कारगिल के युद्ध में मैं था, तो हर रोज जो मिलिट्री डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ के कर्नल साहब आते थे, एयर ऑप्स के कर्नल साहब, नेवल ऑप्स के कर्नल साहब, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल मिलके हर रोज जॉइंट ब्रीफिंग प्रेस को दिया करते थे। वो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग तरीका है। मुझे समझ नहीं आया कि उसको क्यों दरकिनार कर दिया गया और एकदम से एक नया तरीका शुरू किया। और इट वॉज अनफेयर टू द गर्ल्स। उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, बट इट वॉज अनफेयर टू द गर्ल्स कि ना उनको पावर पॉइंट करने दिया, ना कुछ बोलने दिया, बस उनको गूंगी वहां बिठा दिया और एक एक सेंटेंस बोल के आप एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी साहब ब्रीफ कर रहे थे। ही इज अ वेरी स्कॉलरली मैन, यूरिडाइट मैन, वेल एजुकेटेड, बट ही इज नॉट अ पायलट ऑफिसर, ही इज नॉट अ एयरफोर्स ऑफिसर। तो अगर एयरफोर्स के ऑपरेशन चल रहे हैं तो ये कहना कि नहीं साहब सिविलियन कंट्रोल जाहिर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारी एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी तो है, उसको ब्रीफ करना चाहिए था ना। वो करते हैं हमेशा ब्रीफ, तो बड़ा अच्छा है। चलो थैंक गॉड 2 दिन के बाद जब हम समझ गए कि ये फौपा हो गया है, तो फिर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, तीनों डीजीएमओ ने ब्रीफिंग करी और उससे बड़ा फर्क पड़ा। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई थी, क्योंकि सिर्फ प्रोफेशनल ब्रीफिंग आई पहले पाकिस्तान की ओर से, तो सारी दुनिया भर के मीडिया ने उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया, और उनका जो नैरेटिव था वो हावी हो गया पहले पीछे। एनीवे, तो पाकिस्तान को हमने ठोका पहले दिन 7 मई को। उसके जो 9 टेररिस्ट कैंप्स थे उनके पर खच्चे उड़ा दिए। 7 को हिट किया हमारी फौज ने, ड्रोन्स के जरिए, आर्टिलरी के जरिए वगैरह वगैरह, और बाकियों को हिट किया हमारी एयरफोर्स ने। ठीक है, और जमीन दोज कर दिया, धुएं धुएं निकाल दिए वहां। और पहली बार हमने देखा कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के फ्यूनरल पे पाकिस्तान के मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, आईजी पुलिस और वो मरियम शरीफ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वो आके आंसू बहा रही हैं और सलूट कर रही हैं, और बड़ा ऑफिशियल फ्यूनरल दिया जा रहा है, जो कि जग जाहिर करता है, कि पाकिस्तान की स्टेट और एक्टर और टेररिस्ट में कोई फर्क नहीं। कोई स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर बकवास, फरेब, झूठ है। असलियत ये है कि साहब ये वहां पे रगड़ दिए हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट, और पाकिस्तान की फौज सलामी देने आ रही है, पाकिस्तान के झंडे में ड्रेप करके उनको नेशनल फ्यूनरल दिया जा रहा है। तो आई होप द वर्ल्ड इज वॉचिंग। अगर नहीं कर रही तो हमको ये सारी फोटोज दुनिया की सारी कैपिटल्स में अभी तक हमने पहुंचा दी होनी चाहिए थी, और कर भी रहे हैं। प्रचार सब जगह जा रहा है, हमारी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गई। ये तो हाल है पाकिस्तान का। तो even if the world is watching, powerful countries like America, they are supporting them. तो कर ले तो क्या फर्क पड़ा, एक भी टेररिस्ट कैंप बचा पाए? वो टेररिस्ट कैंप तो भूल जाइए। अगले दिन, उसी दिन शाम को पाकिस्तान ने जवाब दिया, 400 ड्रोन फायर किए, चला दिए भारत की तरफ, और 90% ड्रोन हमने ठोक दिए। हमारी जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस थी उन्होंने ठोक मारे था। और उसके पश्चात फिर अगले दिन फिर उन्होंने 400 ड्रोन और भेजे। टोटल कोई 1200 ड्रोन उन्होंने चलाए हमारी तरफ, जिसमें से 90% वर शॉट डाउन। ठीक है, फिर हमको जो वान साहब हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति,
उन्होंने हमको भाई वार्न किया कि 10 तारीख को पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है। हमने कहा साहब उसके बड़ा करने के पहले हम बताते हैं। 9-10 की रात को हमारी एयरफोर्स ने 12 में से 11 पाकिस्तान के मेजर हवाई अड्डों को ठोक दिया, जिसमें शामिल था नूर खान रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में। नूर खान उनका सबसे बड़ा एयर बेस है, जहां पे अमेरिकन ने एक अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट बनाया था, अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट, ठीक है, जहां सैटेलाइट कम्युनिकेशंस थी, कंप्यूटर जो अमेरिकन ने लगाए थे सारे एयर ऑपरेशंस कंट्रोल करने के लिए। और बाद में पता चला कि ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड पोस्ट भी था, और ये भी पता चला कि अमेरिकन अभी तक इसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये हमको ख्वाब आना था। अरे 7 साल हो गए अफगानिस्तान से आपके भागे, सर पे पाँव रख के भागे थे, ऐसा केओस में भागे थे। तो दुनिया को ख्वाब आएगा कि आपने बेस बना रखे हैं पाकिस्तान में, अभी तक खाली नहीं किए हैं, ठीक है। अब रो रहे कि हमको भी मार दिया। तो आपको पता था लड़ाई हो रही है, हट जाना चाहिए था कि 15 हमारे एयर बेसिस पे पाकिस्तान हमला करने की कोशिश करे। ये दूसरी बात है कि वो खरोच नहीं डाल पाया, बाल बांका नहीं कर पाया, ठीक है। और हमने जवाब में उसके जो है 12 में से 11 एयर बेसिस के परखच्चे उड़ा दिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं नूर खान की। 5 मीटर की चद्दर थी इस अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट के ऊपर, ठीक है साहब, 5 मीटर की चद्दर, और उसमें स्टील, कंक्रीट, सीमेंट वगैरह लगा था, यानी कि एक डायरेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब भी हिट नहीं कर सकता था। अच्छा जी। हाँ, इतना तगड़ा था। लेकिन हमारे जो सैटेलाइट्स थे, नाविक सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स, 12 सैटेलाइट्स हैं जो कि 50 के ऊपर हो जाएंगे आने वाले कुछ सालों में। वो सैटेलाइट जो थे उन्होंने पिकअप कर लिया कि इस अंडरग्राउंड बंकर में एक एयर कंडीशनिंग का वेंट है, ट्यूब है, 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर, मतलब इतना हुआ, ठीक है साहब, इतनी बड़ी ट्यूब। हमने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फायर किया हमारे Su-30 ने 300 किलोमीटर की दूरी से, और वो सीधा इस 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर को टारगेट को हिट करते हुए ट्यूब के अंदर से गया और जाके अंदर जाके फटा। जो भी अफसर, जो भी जवान जेसीओ अंदर थे, जो भी स्क्रीन शीन लगी थी एयर ऑपरेशन प्लान करने के लिए, उनका तो स्टाफ भाप बन गई, मतलब उनकी हड्डी पसली अंतड़ी शंतड़ी भी नहीं बची, भाप बन गई वहां पे सारा अंदर। और ये हमारी टेक्नोलॉजी का एक बड़ी शाइनिंग मिसाल है। दुनिया हक्का बक्का रह गई कि भारत इतनी एक्यूरेसी से, इतनी दूरी से इतना तगड़ा बंकर बर्बाद कर सकता है, जहां की टैक्टिकल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल भी कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया था एट अ कॉस्ट ऑफ $500 मिलियन, जिनको वो भी इस्तेमाल कर रहे थे। और बाद में खबरें आई कि उन्होंने भी अपने कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब छुपा रखे थे वहां, कि जरूरत पड़ने पे चीन पे, रूस पे, भारत पे, पाकिस्तान की सरजमी से फायर किया जाए, बोले इस्लामिक बॉम्ब। अब ऐसी हरकतें अगर अमेरिका करेगा तो साहब फिर अब वो ये तो नहीं कह सकता कि पाकिस्तान को पूरा हक है तुम्हारे एयर बेसिस को हिट करने का, आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? युद्ध है तो युद्ध है, आप रास्ते से हटिए प्लीज, बाजू हो जाइए, नहीं होगे तो फिर आपका भी नुकसान होगा। सर पाकिस्तान असल में है किसके साथ, चाइना के साथ या अमेरिका के साथ? क्योंकि चाइना और अमेरिका भी आपस में दबते पाकिस्तान रहते हैं। किसी का सक्का नहीं है, जिससे भी पैसे खाए हैं उसको धोखा दिया। पहले अमेरिका से $30 अरब खसोटे थे, और ओसामा बिन लादेन को पाला था अबाटाबाद में, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से 800 गज की दूरी पे, पीरियड, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और अब चीन से पाकिस्तान ने कोई $90 अरब तक का लोन लिया हुआ है, और जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अरबों डॉलर चीन का खर्चा हुआ है।
81% इनके सारे हथियार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कहां से आए? पाकिस्तान, चीन से आए। बेकार नहीं लिया, खा लिया सारा पैसा और जाके कूद के ये मुल्ला आसिम मुनीर किसकी गोद में बैठा? डोनाल्ड ट्रंप की गोद में, जो कि चीन का दुश्मन है। ठीक है साहब, ये ऐसा तो इंसान है। अरे तभी आपने देखा होगा जब अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शहबाज शरीफ गया और साथ में अपना मुंह लटका के ये मुल्ला आसिम मुनीर गया हुआ था फील्ड मार्शल बन के। यह है फील्ड मार्शल। अगर साहब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की फौजों में से कोई लड़ा तो वो थी पाकिस्तान की एयरफोर्स। ये दूसरी बात है कि वो बुरी तरह से पिट गए, पिटवा दिया पाकिस्तान की एयरफोर्स को आसिम मुनीर ने, पिटवा दिया। ठीक है, लेकिन कम से कम लड़े तो। अगर किसी को बनाना था फील्ड मार्शल या एयर मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, तो वो बाबर सिद्दू को बनाना चाहिए था। इन्होंने बनाया मुल्ला आसिम मुनीर को। किस लिए? मरियम बंकर में छुपने के लिए। अपनी फैमिली को पहले इसने दिन वहां से गायब किया था अमेरिका में कि भागो भागो। कभी सुना है कि एक आर्मी चीफ अपनी फैमिली को लड़ाई के पहले अमेरिका, दूसरे देश भगा देता? यानी इतना भी विश्वास नहीं है कि बच पाएंगे कि पहले तो फैमिली को भगाओ फिर मैं भी भाग के वहां जाके पहुंच जाऊं। तो ऐसा तो घटिया ये जर्नैल है। ठीक है, और अपने आप को बड़ा ये प्रेसिडेंट बनने के ख्वाब देख रहा है। ये आसिफ जरदारी हटो, बाजू जरदारी मैं आ रहा हूं। ये इसने पाकिस्तान में ड्रामा शुरू किया हुआ और इसके चलते शहबाज शरीफ की ऐसी करनी कटी, ऐसा रॉयल स्नब दिया चाइना ने। या बे तुम हमारा बेवकूफ बनाते हो, है? हमसे हम ही की बिल्ली हम ही को म्याऊं, है? 90 अरब डॉलर खा लिए हमारे और कूदे हो डोनाल्ड ट्रंप की जेब में। जा डोनाल्ड ट्रंप के पास, इतना सा मुंह लेके बटलर की तरह हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा हुआ था। बटलर भी नहीं ऐसे खड़े होते। तो जब आपकी करनी ऐसी होगी तो फिर साहब ट्रीटमेंट भी तो ऐसा ही मिलेगा। अब आप समझो कि मैं बहुत चतुर, मैं दुनिया भर का बेवकूफ बनाऊंगा, पहले अमेरिका का, फिर चीन का, फिर दोनों का मिलके। तो साहब वो मिलके वो दोनों आपका बेवकूफ बनाएंगे, नमूना जुलूस निकाल देंगे। और चीन ने तो जुलूस निकाल दिया। वो चीन की सिक्योरिटी वाले पीछे धक्का दे रहे थे इसको, जब ये अगली लाइन में आने की कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड हूँ, हायर देन द माउंटेन, डीपर देन द सीज, आयरन क्लैड फ्रेंडशिप दिखा दी उन्होंने। आयरन क्लैड फ्रेंडशिप। दोगले आदमी, दोगला इंसान, सांप की जबान, कैंची की जबान बोलता है, करता कुछ कहता कुछ है। तो उन्होंने भी चिढ़ के उसको जगह दिखा दी अपनी। और भारत के प्रधानमंत्री को आपने देखा किस तरह की रॉयल रिसेप्शन मिली वहां। ठीक है, ये होता है कि अगर आप सीधी तरह से पेश आओ लोगों के साथ। हर जगह टेढ़ी दुम अपनी निकाल के कुत्ते की तरह हिलाते हुए पहुंच गए पूडल की तरह डोनाल्ड ट्रंप के पास। तो साहब मैंने बताया कि ये पिटे, इनके 12 में से 11 एयर बेसिस के पर खच्चे उड़ा दिए। मैंने बताया किस तरह नूर खान का एयर बेस हिट हुआ, फ्राई हो गया, कबाब बन गया, शीख कबाब बन गए। ठीक है साहब। और अगले दिन कि वो उन्होंने देखा कि ये तो सैटेलाइट हर चीज पकड़ रहा है। तो उन्होंने कहा अगर हम ये लाशें निकालेंगे बाहर यहाँ से और कंप्यूटर का क्या बचा होगा, तारे भी नहीं बची होंगी, जल गई, तारे भी जल गई। ठीक है, तो वो बोला कि साहब इनको यहीं गाड़ दो। ऐसी घिनौनी हरकत आपने कभी देखी या सुनी? आपके अफसर जवान शहीद हो गए, आपने उनकी लाश भी नहीं निकाली, फैमिली को नहीं दी कि भाई गाड़ दो, जनाजा कर दो। टेररिस्ट को तो आपने पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग में ड्रेप करके बड़ा फ्यूनरल दिया, स्टेट फ्यूनरल और मिलिट्री बैंड बूंड के साथ। जो आपके अफसर थे, जवान थे, उनको आपने कुत्तों से भी बदतर ट्रीट किया कि डोजर लगा के गाड़ दो, पूरा बराबर कर दो। था ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। झूठ, दे लाई थ्रू देयर ब्लडी टीथ। और अपना झूठ छुपाने के लिए क्या किया इनने? वो पूरा बंकर डोज कर दिया, बुलडोजर लगा के जमीन में, जमीन डोज। जो मरे मरे, गए सब अंदर। फैमिलीज को भी लाशें नहीं दी।
फिर साहब दूसरा जो बेस हमने हिट किया वो था नूर खान का बेस। नूर खान, सॉरी, पहला बेस नूर खान का, दूसरा मुरीद का। मुरीद के बेस में ड्रोन कमांड पोस्ट था, वो भी अरबों डॉलर का काफी खर्चा करके बनाया था वहां पे, अमेरिका ने बनाया था। जब अफगानिस्तान में ऑपरेशन कर रहे थे, सारे ड्रोन ऑपरेशन यहाँ से कंट्रोल होते, उड़ा दिया। वहां हमारे रफाल गए, उन्होंने स्कैल्प क्रूज मिसाइल फायर किया, वो सीधा डाइव मारा उस बंकर पे, 3 मीटर का छेद किया उसकी छत में और अंदर घुस गया और अंदर जाके फटा। तो परखच्चे जिसको बोलते हैं ना, उड़ा दिए। वो शब्द परखच्चे ही इसके लिए बना है। इनकी मतलब कोई नहीं बचा उस कमांड पोस्ट में, और सारे ड्रोन इनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, हवा से गिरने लगे। अरे जब कंट्रोल स्टेशन ही उड़ा दिया तो क्या बोले, नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा। वो सब खत्म, ड्रोन गिरने, आसमान से गिरने शुरू। पूरा पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान के ड्रोन से भरा हुआ है, उनकी उनकी लाशों से भरा हुआ है। ठीक है साहब। फिर हमने हिट किया साहब सरगोदा, इनका जो मेन बड़ा कमांड पोस्ट है, वहां एक्स के रूप में उनकी एयर स्ट्रिप्स हैं। ठीक है साहब। और एक्स के बीचों बीच हिट किया, ताकि दोनों जो एयर स्ट्रिप्स हैं लैंडिंग टेक ऑफ वाली, वो 80 फुट का होल कर दिया, छेद कर दिया, खड्डा कर दिया 10-20 फीट का, ताकि कोई जहाज जाएगा तो अंदर खड्डे में उड़ नहीं सके। महीनों लगे रिपेयर करने के लिए। रहीम यार खान की एयरबेस को भी हमने क्रेटर कर दिया। ठीक है साहब। और उसको तो अभी 3 महीने हो गए, अभी तक वो फंक्शनल नहीं हुई। ठीक है। और हम आपको बता रहे हैं कि देखिए साहब, ये जो है बोलारी का एयरबेस हिट किया। बोलारी के एयरबेस पे इनके F-16 थे, इनके एवैक थे। तो हमने देखा कि साहब हमारे सैटेलाइट ने पिक किया कि एक इनका एवैक जहाज वो उड़ के गश्त मार के लैंड किया है बोलारी के हवाई अड्डे पे, और फिर जाके टैक्सी करके हैंगर में घुस गया। जैसे ही घुसा, हमारे Su-30 पहले ही हवा में थे, उन्होंने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फायर किया, छत में 80 फुट का होल किया, अंदर भड़ाम करके उड़ गया वो पूरा एवैक। उसमें से कंप्यूटरों से डेटा डाउनलोड कर रहे थे 4 अफसर, एक स्क्वाड्रन लीडर शामिल, और 40 बेचारे उनके एयरमैन मारे गए ऑन द स्पॉट। ठीक है। बहुत नुकसान हुआ इनका। जो F-16 थे वो ग्राउंड पे ठुक गए। तो इनके साहब बोलारी एयरबेस में, जकोबाबाद में, वहां पे हमने हैंगर हिट किया। हैंगर में 12 F-16 थे। हमारे हिसाब से तो एक भी नहीं बचा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि 4 और 4 8 तो कम से कम गए ही गए। जमीन पे ही समीत दोज हो गए। और पहले दिन जब इनके जहाज उड़े तो हमारे S-400, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर की है, जो रूस से मिसाइल आया है, उनने इनकी एवैक 316 किलोमीटर पे चकनाचूर कर दी। धमाका हुआ और वो आग का शोला बन के नीचे गिरी। हैरान रह गए कि 316 किलोमीटर दूर से फायर किया, पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर उड़ा दिया। ये भी नहीं कि हमारे देश के ऊपर आया, वहां पे उड़ा दी। अरे ये है हमारी अचीवमेंट्स ऑफ सिंदूर में। मुझे बड़ी हैरत है कि इतना बखान नहीं हुआ है उनका दुनिया में, क्योंकि हमने ज्यादा बात नहीं करी कि इनके जख्मों में मर्च ना घोली जाए वगैरह वगैरह। तो हम लोग मॉडेस्टली चुप रहे हैं। अभी धीरे धीरे निकल के बातें आ रही हैं। देखिए, कम से कम 19 से 20 जहाज बर्बाद हुए हैं। बड़े कह रहे थे कि हमारे 5-6 बर्बाद किए हैं, सिर्फ 100 बर्बाद किया, मैक्सिमम 2 की है। ठीक है साहब। और जवाब में 20 जहाज उड़न छू हो गए, स्वाहा। ठीक है। जिसमें शामिल मैं आपको बता रहा हूं 2 एवैक, ये बहुत महंगा जहाज है साहब। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल, स्वीडिश स्वैब 2000 AEW&C एयरक्राफ्ट, 2 ठुक गए। एक एयर टू एयर रिफ्यूलर IL-78 गया। ठीक है साहब, गिनती जाइए है। और एक C-130 एयरक्राफ्ट उड़ गया। 8 F-16 गए हैं। और कोई इनके 5 जहाज वो हमारे S-400 और आकाश ने गिराए। अब उनका कौन सी क्वालिटी है अभी इतना पक्का नहीं, लेकिन ज्यादातर JF-17 F-16 ये गए।
अमेरिका का तो मुंह लाल हो गया है बंदर जैसे, क्योंकि जितनी बखान कर रहा था हमारा सामान क्या बढ़िया, वाह वाह। अब कौन खरीदेगा? घटिया है, पिट गया, पिट गया साहब। तभी रफाल को गाली देने की कोशिश कर रहे थे। एक ही रफाल गया, वो भी टेक्निकल फॉल्ट हो गया, उसको भी पायलट चला कर नीचे उतार लाया। ठीक है साहब। सर कुछ आर्मी जनरल्स ने पॉडकास्ट में ही बोला है हाँ। कि दिस वाज अ प्रॉक्सी वॉर बाय चाइना यूजिंग पाकिस्तान, और चाइना हमारे इक्विपमेंट्स को टेस्ट कर रहा था। इसमें आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें सच्चाई सच्चाई, क्योंकि 81% पाकिस्तान का जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इक्विपमेंट है वो चीन के ओरिजिन का। ठीक है साहब। तो चीन अपने जहाज टेस्ट कर रहा था, अपना सामान टेस्ट कर रहा था। लेकिन पाकिस्तानी ऐसे घटिया लोग हैं, क्योंकि इनके पास मदरसे में पढ़ने वाले ज्यादा है और टेक्निकल एजुकेशन लोगों के पास है नहीं, ना वो मेंटेन कर सकते हैं ना ठीक से चला सकते हैं। पिट गया चीन का इक्विपमेंट, पिट गए चीन के JF-17 जहाज, पिट गए उनके रडार्स, पिट गए उनके HQ-9 और HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल, ठुक गए, पर खच्चे उड़ा दिए भारत की एयरफोर्स ने। बड़ी नाक कटी चीन की दुनिया के सामने। अब छुपाते फिर रहे हैं, बोल रहे नहीं साहब हमने अपना बेस्ट इक्विपमेंट नहीं दिया। नहीं साहब, ये गधे हैं, इनको चलाना नहीं आता, हम तो यहाँ से गधे खरीदते हैं। चीन वहां से गधे खरीदता, गधे भी खा जाते हैं वो लोग, जो खैर वो उनकी चॉइस है, अब गधे खाए कुछ भी खाए, ठीक है। लेकिन बात ये है कि बड़ी मार पड़ी है साहब पाकिस्तान को, और बेशरम वाहियात लोग अपने जख्म छुपाकर डोजर चला दिया नूर खान के कमांड पोस्ट के ऊपर, डोजर चला दिया ये जो मुरीद के ड्रोन कमांड पोस्ट के ऊपर, बंकरों के ऊपर तरपाल बिछा दी ताकि छेद में से दिखे ना कि क्या नुकसान हुआ। ठीक है, तरपाल लगा दी है ऊपर, और वहां से टूटा फूटा सामान भी नहीं निकाला कि हम निकालेंगे तो सैटेलाइट पकड़ लेंगे और जग हसाई होगी हमारी। बोला कुछ नहीं हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ। घाव तो हमको मालूम है ना क्या लगे हैं, और तुम्हारी एयरफोर्स जानती है क्या घाव लगे। सर ये काफी चीजें जो आपने बताई है सच में हमें पता नहीं थी। आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड वाइड ये मखान हुआ क्यों नहीं है कि इंडिया ने इतना अच्छा एक ऑपरेशन नहीं, धीरे कंक्लूड धीरे किया है? देखिए साहब, आप जितना सफेद झूठ बोले, ठीक है, झूठ के पाँव नहीं होते। ज्यादा देर झूठ चल नहीं सकता। 4-5 दिन आपने दुनिया का बड़ी स्लिक प्रेजेंटेशन दे के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने बेवकूफ बना दिया। वहां की जो लेडी कॉरेस्पॉन्डेंट थी पाकिस्तान की, वो बड़ी इंप्रेस हुई, उनको लगा ये तो टॉप गन की मूवी है, टॉम क्रूज की। मूवी शूवी नहीं है, असली लड़ाई में पिट गए हैं ये लोग। देखिए, अगर इन्होंने जैसा ये कह रहे हैं कि पहले दिन हमारी एयरफोर्स का क्या शानदार प्रदर्शन था, तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन क्या हुआ? कहाँ चूहे की बिल में बढ़ गई तुम्हारी एयरफोर्स, ना अपने टेररिस्ट कैंप बचा सकी, वो तो छोड़ दीजिए टेररिस्ट कैंप, अपने एयरबेस नहीं बचा सकी, उड़ना बंद कर दिया, लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द स्काईज। इनके 12 में से 11 एयरबेस ठुक गए। एक भी एयरबेस के हमारे खरोच भी आई है? खरोच आई हो तो आप बता दीजिए, दिखाइए प्रूफ। हमने सैटेलाइट फोटो दिखा दिया, हमने नहीं ली। मैक्सार सैटेलाइट्स अमेरिका के, उसने लेके फोटो ही फोटो, बिफोर आफ्टर कि बिफोर अटैक आफ्टर अटैक की फोटो, वो सारा सच बयान कर रही, असलियत बयान कर रही कि पिट गया पाकिस्तान, पिट गया, वो भी बुरी तरह से पिटा। ठीक है साहब, हमारी तो उम्मीद थी कि 2-3 दिन और लड़ाई चलती तो इनके ऐसे जख्म लगते जो कि ये दुनिया से छुपा नहीं सकते। अभी भी एयर बेसिस तो बंद कर दिए। हमको हिट करनी चाहिए थी वाह की एमिनेशन फैक्ट्री, हमको हिट करनी चाहिए थी इनके जो तक्षशिला में फैक्ट्री है ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स की मिसाइल के, और इनकी जो JF-17 की फैक्ट्री, ताकि दुनिया दिखती। अब एयरबेस सब बंद कर दिए, कोई अंदर नहीं जाएगा। वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया, आप छुपा सकते हैं, लेकिन क्या आप छुपा सकते हैं ये जो, क्या आप भावलपुर में जो मरकज़े सुभान अल्लाह का हाल हुआ है, आप छुपा सकते हो? पाकिस्तान के टीवी ने फोटो दिखाई और हमारे एयर चीफ साहब ने सब फोटो दिखाई। अरे सलाम हमको देना चाहिए अपने, हमारे तीनों सर्विसेज को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को। नेवी को भी मौका मिला होता
एज इट इज उनकी डर से, हमारी नेवी की डर से, पाकिस्तान की नेवी पहले तो कराची की बंदरगाह में जाके छुप गई थी रेडार ऑफ करके, ताकि हम पकड़े ना जाए, साहब मार डालेंगे हमको, ठीक है। और फिर बोला कराची की एयर बेस, ये बंदरगाह भी सेफ नहीं, वो जाके जो इनका ग्वादर की बंदरगाह ईरान के पास, वहां जाके छुप गई जैसे चूहे बिल में जाते हैं, ठीक है साहब। और अगर वहां से नेवी ने वार किया होता अपने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से, तो ये देश का बचता क्या, मिलिया मेट हो जाता। लेकिन हमारी आर्मी ने ठोका लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और हमारी एयरफोर्स ने इनके तो सारे एयर बेसिस के को बोलते हैं ना कि फरकच्चे उड़ा दिए, धुआंधार कर दिया, जमींदोज कर दिया। ऊपर से इनमें वाहियात बेशरम आसिम मुनीर, जो कि 4 दिन 5 दिन क्या, उसके 10 दिन पहले से बंकर में घुस गया था, मरियम बंकर, नाम भी देखो चुन के रखा है, मरियम बंकर, वहां पे घुसा हुआ था। और फिर निकला जबकि हाँ लड़ाई बंद हो गई, ठीक है। और मैं जीत गया, भंगड़े कर रहा था। अब कह रहा है कि साहब मेरी ख्वाहिश है मुझे शहादत मिले। अगली बार तेरी ख्वाहिश पूरी करते, ये लड़ाई खत्म थोड़ी ना हुई। सर आपको क्या लगता है अगली बार कितनी जल्दी आएगा? देखिए, मेरा अंदाज है कि अगली बार आ सकता है नवंबर दिसंबर में। अच्छा, इसी साल? इसी साल आ सकता है, ठीक है। अर्लीस्ट अगर आना है तो इसी रीजन साल। सर क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि आप कुत्ते की दुम जो टेढ़ी होती है, आप उसको 1 साल पाइप में डाल के रखिए, ठीक है, और फिर निकालिए, तो फिर वो 1 साल बाद भी टेढ़ी रहेगी, 10 साल बाद भी टेढ़ी रहेगी। फितरत से बाज थोड़ी ना आएगा ये मुल्क, ये छेड़खानी करेगा। या सर ये छेड़खानी करेगा या अमेरिका या चाइना इनसे करवाएंगे? अब देखिए, अगर आपने अपनी इज्जत नीलाम कर दी है तो कोई भी आपसे कुछ भी करवा सकता है, नाच नचाए, भंगड़ा करवाए, कुछ भी करवाए, कुछ भी करा सकता है। सर इस वॉर में ना एक बहुत अनकन्वेंशनल चीज हुई थी कि सिविलियंस पे अटैक किया गया था पाकिस्तान के थ्रू। देखिए, पाकिस्तान ने, आपको मैं याददाश्त के लिए बता दूं कि ये सारा तमाशा शुरू किया था 1980 की दशक में, पंजाब में टेररिज्म स्टार्ट करके 21,000 हमारे नागरिक वहां शहीद हुए पंजाब। फिर इन्होंने जम्मू कश्मीर में ले गए, 45,000 हमारे नागरिक शहीद हो चुके, ठीक है, सिविलियन और पुलिस और ये सब कर्मी। और फिर साहब ये इंडियन मुजाहिदीन ने, आपको याद होगा कि दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, बेंगलुरु में, सारे शहरों में बम फोड़ने शुरू किए थे, याद है? वो बम का जो फोड़ना शुरू किया था, वो बम्बई ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, 200 लोग तो वहां मारे गए, कोई 15,000 भारतीय नागरिक मारे गए हैं बम ब्लास्ट में, ठीक है। अब हमने केंटुआ दबा दिया है इंडियन मुजाहिदीन का, इन सब का, लेकिन कुल मिलाकर कोई 81,000 लोग हमारे शहीद हो गए। तो मतलब इनकी फितरत है, ये सिविलियंस पे अटैक करते हैं। सिविलियंस को ही अटैक करते हैं, औरतें बच्चे खास टारगेट। किसको अटैक किया है पहलगाम? सिविलियंस। फौज से लड़ना तो ये हिम्मत थोड़ी ना है इनकी। 3 मुल्कों ने पाकिस्तान की बहुत खुलकर मदद की। चीन तो है ही है, 81% इनके हथियार चीन से है। 90 अरब डॉलर का लोन दिया हुआ है उधार, और उसके अलावा 90 अरब डॉलर का लोन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अरबों रुपए लगा दी। और जवाब में क्या मिला कि सीधा उछल के आसिम मुनीर गया डोनाल्ड ट्रंप की गोद में और बोलने लगा, साहब चीन के हथियार बड़े घटिया हैं, अपने अच्छे वाले दो ना साहब, अच्छे वाले हथियार दो। चीन भी अब परेशान है इनसे, इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, तुमने हमसे नहीं पूछा कि सीज फायर करना है। डोनाल्ड ट्रंप मुझे बचाओ, डोनाल्ड ट्रंप मुझे बचाओ, हथियार हम दे रहे, बचाएगा डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। देखिए, वो भी समझ गए हैं इनकी असलियत, कि दोगले वाहियात लोग हैं, किसी के सक्के नहीं है, सबसे पैसे खसोटते हैं, सबसे भीख मांगते हैं पांव पकड़ के, और फिर जैसे गाली देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं,
तो इनकी असलियत तो समझ आ गई है, लोगों ने भी इनको इनकी औकात दिखा दी। आ बेटा शाबाश शरीफ, बटलर की तरह वहां पीछे खड़ा हो जा, चुपचाप मुंह नहीं खोलना। बड़ी परेड में अगली लाइन में आने की कोशिश कर रहा था। चीन की सिक्योरिटी वालों ने धक्का देके, क्या आपने सुना है किसी देश की ऐसा जुलूस निकला हो? प्राइम मिनिस्टर को धक्का देके पीछे किया जा रहा है, कौन? चीन की सिक्योरिटी वाले पीछे पीछे। कहाँ आगे आ रहा है? तू क्या समझता है तू बड़ा चौधरी है ना? वाहियात आदमी, दोगला इंसान। उन्होंने दिखा दी जगह अपनी, आइस पे लगा दिया। ऐसा रॉयल स्नब हमने किसी को होते देखा नहीं। कुछ इज्जत होती वो वहां से छोड़ के वापस आ जाता, बट इज्जत है कहाँ? इज्जत तो नीलाम कर दी है अपनी। यू नो, इस तरह का वेश्यागिरी आप करोगे तो फिर वैसी ही ट्रीटमेंट मिलेगी दुनिया से। तो एक चीन ने मदद की थी, लेकिन एक चीज देखिए याद रखी जाए, चीन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ। चीन ने हथियार दे दिए, चीन ने इंटेलिजेंस सपोर्ट, सैटेलाइट डेटा वगैरह दे दिया, बस। कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं लगाए, कोई फौजें नहीं उतारी। बोला भैया लड़ाई तुम्हारी है, लड़ाई मेरी नहीं। लड़ोगे तुम, हथियार मैंने दे दिए, इस्तेमाल कर। इस्तेमाल करना भी नहीं आया, इस्तेमाल भी करना नहीं आया। जहां तक तुर्की का सवाल है, बड़ा उचक उचक के, ये 2 टके का मुल्क तुर्की है, ये एर्दोगान सुल्तान बनना चाहता है। ये दुनिया भर में ये जो है एर्दोगान, ये समझता है मैं खलीफा बनूंगा पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का। पाकिस्तान मुस्लिम देश है, मैं इसके बचाव के लिए आऊंगा। 3,000 सीरियन फाइटर भेज रहा था कश्मीर में लड़ने के लिए, और अपने जहाज पे जहाज C-130 भेजे ड्रोन्स के साथ जब लड़ाई शुरू हुई। ठीक है साहब, और सारे ड्रोन 90% धज्जियां उड़ा दी हमारे एयर डिफेंस ने। ठीक है, धज्जियां उड़ा दी हमारे एयर डिफेंस ने। और एक इसने कॉर्वेट भेजा था कि हम तो फ्रेंडली पोर्ट कॉल करने आए हैं। लड़ाई चल रही है, तेरा क्या मतलब यहाँ पे? जब देखा कि साहब इंडिया की नेवी आ रही है, रेडार ट्रांसपांडर स्विच ऑफ करके ऐसे भागे जैसे गधे के सिर से सींग। ऐसे भागे ये तुर्की वाले। तो अब भारत ने भी कहा तुमको दिखाते हैं। तुम समझते हैं एक तरफा तमाशा होगा? तो ग्रीक से तुम्हारी दुश्मनी, साइप्रस से तुम्हारी दुश्मनी, उनको हम बेच रहे हैं हथियार। वो कहते हैं साहब आपके हथियार बढ़िया, हमको भी दो, आकाश मिसाइल दो, क्रूज मिसाइल दो, ब्रह्मोस, ये वो। तो उनकी बातचीत चल रही कि अगर तू कर सकता है तो हम भी जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं, चीन और तुर्की, जिन्होंने, और बांग्लादेश तो साहब 2 टके का बज़ात मुल्क, इसको हमने आजाद करवाया था। पाकिस्तान की फौज ने इन्हें 1 मिलियन औरतों का बलात्कार किया था। इन्होंने वहां पे 3 मिलियन यानी 30 लाख बांग्लादेश के शहरी मार डाले थे, और 10 मिलियन 10 करोड़ के बराबर इन्होंने भारतवर्ष में खदेड़ दिए थे। उस वक्त भिखारी बना के खाना हम खिला रहे थे, पानी हम पिला रहे, हमने मदद की। 13 दिन में पाकिस्तान की फौज की बैंड बजा दिया था। हथियार इस तरह हाथ खड़े करके सरेंडर किया था 93,000 पाकिस्तानी सिपाहियों ने। ठीक है साहब, 13 दिन में एक नया मुल्क बना दिया, बांग्लादेश आजाद करा है। और देखो इनकी फितरत, इसको बोलते हैं कमीनेपन की भी हद होती है। जो हाथ खिलाता है उसे कुत्ता भी नहीं काटता, कुत्ता भी नहीं काटता उस हाथ को जो खाना खिला रहा। ठीक है, और दाने पानी हमसे खा के ये यहाँ से ये, लेकिन कराई थी तख्ता पलट वहां पे अमेरिका की CIA ने, ISI के साथ मिलकर, जमायत इस्लामी के साथ मिलकर बेगम हसीना वाजेद का तख्ता पलट कराया। ठीक है, और वहां से पैराशूट किया मोहम्मद यूनुस, डेमोक्रेट्स का चहेता। $6 मिलियन जिसने जो है हिलरी क्लिंटन के कैंपेन फंड में दिए थे। ग्रामीण बैंक के गरीब किसानों से, मछुआरों से, किश्ती वालों के पैसे लूटकर इस नीच इंसान ने
ये हिलरी क्लिंटन के कैंपेन फंड में दिए थे, और एज अ रिवॉर्ड इसको सीधा पैराशूट किया गया वहां से। कहां से? अमेरिका से बांग्लादेश। तू प्रधानमंत्री बनेगा। तेरे को किसने इलेक्ट किया? किसने इलेक्ट किया इसको प्रधानमंत्री? खुसट बुड्ढा। ठीक है, हमने सोचा था कम से कम पढ़ा लिखा तो है, अकल की बातें करेगा। वहां पे जिहाद, फसाद, ये सब बकवास शुरू कर दिया इसने। और तू भी खैर मना ले, ज्यादा ऊंचा मत बोलना। जो जिस दिन भारतवर्ष की सरकार की भ्रिकुटी तन गई, तेरे देश के टुकड़े हो सकते हैं। बड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को थ्रेटन कर रहा है, तेरा ये जो रांगपुर का अंगूठा है ना, वो काट देंगे। और जो तेरी सिलीगुड़ी कॉरिडोर है चिटागोंग की तरफ, उसको भी काट देंगे। जो चिटागोंग हिल ट्रैक्स वगैरह, वो सारा काट देंगे। हमें 24 घंटे नहीं लगेंगे हमारी फौज को। बड़ी तू बखान कर रहा है कि मैं, ये क्या धमकी दे रहा है कि मैं बिहार, बंगाल, उड़ीसा पे कब्जा करूंगा, फतेह करूंगा। वाह रे सिपा सालार। ये मुंह मसूर की दाल, ये देखो, ये चला है धमकी देने। तो साहब इसको जो है अब आड़े हाथ लेना जाएगा। अंततः मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर रहा है, भारत की शानदार जीत रही। हमने ज्यादा बखान नहीं करी है, बहुत मॉडेस्ट रहे हैं हम लोग। लेकिन ये दुनिया को भूलना नहीं चाहिए कि किस दर्जे की जीत ऑपरेशन सिंदूर में हासिल हुई है भारत की सशस्त्र सेनाओं को। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और खासकर एयरफोर्स का तो प्रदर्शन मतलब चार चांद लगाने वाला। साथ ही में हमको तारीफ करनी पड़ेगी अपने डिफेंस साइंटिस्ट की, जिन्होंने ब्रह्मोस जैसे मिसाइल बनाए, जिन्होंने आकाश जैसे मिसाइल बनाए, जिन्होंने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस आकाश तीर वो है उसको उसको इजाद किया। और ये जो देखिए एयर डिफेंस हमारा सिस्टम था, ये लिंक था हमारे सैटेलाइट से। हमारे जो ब्रह्मोस सिस्टम थे, ये सैटेलाइट से लिंक थे। 1 मीटर से भी कम एक्यूरेसी इन्होंने हासिल करके दिखाई। मैंने बताया 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर टारगेट 300-400 किलोमीटर की दूरी से ठोक दी गई। यानी इतनी सी पाइप में घुस के वो अंदर जो भी होल मिला हमको, उसमें से घुस के बंकर के अंदर पहुंच के बम फटा। अमेरिका भी शायद नहीं कर सकता। तभी अमेरिका की भी होश हवास उड़ गए, जो हम पे सैंक्शन एक्शन लगाई है, चिढ़ खा के लगाई है कि मेरे हथियार उड़ा दिए, मेरे बनाए बंकर उड़ा दिए। तो क्या करते? अगर पाकिस्तान के लिए बनाए हैं और पाकिस्तान हम पे वॉर डिक्लेयर कर दे और हमले शुरू कर दे एयर बेसिस पे, तो आपको मार नहीं पड़ेगी? आप समझते हैं कि आपके कहने पे छोड़ देंगे कि चुपचाप मार खा लो, ये मेरा चाहेता है, मंगेतर है मेरी ये पाकिस्तान, तुम्हारी ऐसी की तैसी। then you it will get back, get out of the way। हटिए, लड़ाई हो रही है, आपको पता है, तो आप बीच में क्यों घुस रहे हैं? बीच में घुसोगे तो फिर आपको चोट लगे तो फिर हमें क्यों बोल रहे? ठीक है साहब। सर, ऑप्शन दूर हमारा पाकिस्तान के साथ था। आपको हाँ। लगता है हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्ड है कि चाइना जैसी कंट्री जो इनोवेशन R&D में इतनी आगे निकल चुकी है, हाँ। अगर उनके साथ हुआ तो हम प्रिपेयर्ड हैं या नहीं? और करना क्या चाहिए अगर नहीं है तो? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल हमारी प्रिपरेशन काफी है। चीन भी समझ गया है, उसने पंगा लिया था सन 2020 में गलवान में, जो पड़ी मार वापस, वो भी समझ गए कि साहब ये वो मामला नहीं है 1962 का। लाखों टन पानी, लाखों लीटर पानी ब्रह्मपुत्र नदी में बह चुका है। ठीक है साहब, और ये 1962 का भारतवर्ष नहीं है। अगर आप कुछ करोगे, आपको भी लेने के देने पड़ सकते हैं। चीन भी अक्लमंद देश है, उनको मालूम है कि हमारा मेन पंगा अमेरिका के साथ, ताइवान के साथ है, साउथ चाइना सी के साथ। वो उस तरफ तवज्जो देना चाहता है। वो दो फ्रंट पे लड़ने वाला बेवकूफी नहीं करना चाहता, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं कि मैं सारे दुश्मनों को इकट्ठा करूंगा फिर लड़ूंगा। अकलमंदी होती है कि दुश्मनों को तोड़ो, अलग करो। ये दुश्मनों को जोड़ रहे हैं, इन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए। मैं तो कहता हूं भारत को रेकमेंड करना चाहिए,
चीन और भारत को इकट्ठा करने में डोनाल्ड ट्रंप का जितना बड़ा हाथ है, योगदान है, किसी और का नहीं है। कम से कम अब तो इन्हें नोबेल पीस प्राइज दे ही देना चाहिए। रूस, चीन, भारत को इकट्ठा किया है। ठीक है साहब। सर, डू यू थिंक आर्मी में अब क्या जो टाइम चल रहा है, इसमें मैन पावर विल बी रिप्लेस्ड बाय ड्रोन्स? ये भूल होगी, क्योंकि ड्रोन्स आर एन एड ऑन, दे आर फोर्स मल्टीप्लायर्स, दे एनहांस। लेकिन भारत की हालत में, जहां हमारी लड़ाई हिमालय के पहाड़ों में होगी, जहां हमारी लड़ाई जम्मू कश्मीर के पहाड़ों और जंगलों में होगी, वहां ड्रोन पेनिट्रेट नहीं कर सकते। ये जो 3 फटीचर थे पहलगाम वाले, उनको भी तो 3 महीने लग गए ना, जंगलों में छुप के निकल गए। ड्रोन भी पकड़ना मुश्किल है उसके लिए। तो ड्रोन्स एक रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स करी है। ड्रोन एयर डिफेंस में आरएमए हुआ है, ड्रोन्स में आरएमए हुआ है, और हम उसके साथ हैं। हमारे ड्रोन्स ने अच्छी खासी मार लगाई, अच्छी खासी मार। पेशावर तक पहुंच के ठोका है, इस्लामाबाद में पहुंच के ठोका है, हेडक्वार्टरों को ठोका है उनकी। ठीक है, तो हमने बहुत महारत हासिल करी है। लेकिन अगर हमको पीओके वापस लेना है, गिलगिट बाल्टिस्तान वापस लेना है, तो आपको खुट्टा खुट्टा इन्फेंट्री की, मेरे जैसों की जरूरत पड़ेगी। और जल्दबाजी में बोले कि नहीं साहब, अब तो ड्रोन आर्मी, सारे आदमी घर भेजो, कोई नौकरी देने की जरूरत नहीं। 1.4 अरब भारतीय है, 50% युवा है। अब आप बोलो कि साहब नौकरियां खत्म करो, साहब खत्म करो, ड्रोन से लड़ाओ, रोबोट से लड़ाओ साहब। आदमी हमारे पास पैसे वेस्ट करने के लिए। क्योंकि एक टाइम में आर्मी एक सेलिब्रेटेड लॉन्ग टर्म करियर रहा है, यूथ बहुत अच्छा करियर था। था जिसको- सर, अब नहीं रह गया। अब 4 साल का करियर क्या आप करियर बोलेंगे? आप गांव के लड़कों से पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। अगर मैं सीआरपीएफ जाऊं, सीआईएसएफ जाऊं, बीएसएफ जाऊं, मैं 58 साल तक नौकरी कर सकता हूं। मैं फौज में आऊं तो 4 साल के बाद मेरे को घर का रास्ता दिखा दिया जाए। तो इट्स नॉट अ करियर एनीमोर, ये तो टेम्पररी है। एग्जैक्टली। कि भाई 4 साल की नौकरी करो, फिर जाओ आगे, तो फिर जाओ इसमें बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में। तो जवान जो बेचारे लड़के हैं गांव में, वो बोलते साहब अगर वहीं जाना है तो हम पहले से ना चले जाएं, फिर हम फौज में क्यों जाएं? तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसको ट्वीक करने की जरूरत है। अच्छा है, इसके वजह थी कि हमारा जो पेंशन का बिल है, पे की बिल से ज्यादा है। 1,11,000 करोड़ पेंशन का बिल है, 1,08,000 करोड़ पे का बिल है। तो इतना कितना देर चलता? कुछ ना कुछ तो करना था। लेकिन जो कुछ किया है वो थोड़ा जल्दबाजी में किया है। मेरा सुझाव बड़ा सिंपल है, 4 साल अग्निवीर के बढ़ा के 7 साल किए जाए, और जो आप रिटेंशन करते हो 25% से बढ़ा के 70% कर दी जाए, क्योंकि इतनी तो फौज हर साल घट रही। देखिए, जब कोविड हुआ था तो 3 साल हमने भर्ती बंद कर दी। हर साल 60,000 लड़के रिटायर होते हैं। 60,000 इंटू 3, 1,80,000 से आपने फौज कम कर दी, जिसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ गया। जब राजौरी खाली, पुंछ खाली, रियासी खाली, डोडा खाली, किश्तवाड़ खाली, तो वहां ये फिर उचक गए। जो हमने मार मार के साफ किया था इलाका, मैं था राजौरी पुंछ में कमांडर, मैं था किश्तवाड़ में कमांडर, मार मार के हमने साफ किए थे। अब आप खाली कर दो तो फिर तो वो आएगा ही साहब, फिर उसके टेररिज्म शुरू हो गई। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, एक तो अमेरिका हमारे पेट पे लात मार रहा है। हमारे मजदूर जो इसके थे, क्या बोलते हैं, कारपेट वीवर्स, हमारे टेक्सटाइल वर्कर, उनकी नौकरी खत्म कर दी। ऊपर से हम अपनी फौज की नौकरी खुद खत्म करनी शुरू करें कि हम तो ड्रोन से लड़ेंगे साहब, हम तो हाथ गंदे नहीं करेंगे। ड्रोन नहीं लड़ सकता, मदद कर सकता। ये आप समझे कि आप साहब क्या जरूरत है फौज की? फालतू हमको थूक लगा रहे, तुम्हारे लिए मर रहे हैं। सर, गिवन योर एक्सपीरियंस, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि चाइना की हिपोक्रेसी का क्या हिस्ट्री है? क्योंकि एक पॉइंट पे तो चाइना हमारे साथ लड़ता भी है, और दूसरे पॉइंट पे अभी मोदी जी को बहुत अच्छा वेलकम मिला है। तो ये जो इंटरनेशनल चल रहा है अभी ड्रामा,
इसमें एग्जैक्टली हिपोक्रेसी है या फिर कुछ क्रक्स भी है कि निकल के आएगा, या फिर ये भी एक और स्टोरी बन जाएगी बस? देखिए ऐसा है कि एक गिठान बांध के आप रख लीजिए, इन इंटरनेशनल रिलेशंस देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, देर आर ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के मामले में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, परमानेंट दुश्मन नहीं होता, केवल राष्ट्र हित ही सर्वोपरि होते हैं। इस वक्त दोनों देशों के राष्ट्र हित में है कि वो इकट्ठे हों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब दुनिया भर को लात लगा रहे, शामिल भारत, शामिल चीन, शामिल रूस, शामिल ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जो मर्जी देखो वो बेइज्जती करने पे आमादा है, इंसल्ट करने पे आमादा है। अब कोई इंसल्ट अनाउंस तो नहीं मिलता ना साहब कि हम आपकी धौंस सहते रहे। हम तो आपके दोस्त थे, दोस्तों को चुन चुन के लात मारी। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि मुझे दोस्त नहीं पसंद, मुझे केवल गुलाम चाहिए जैसे पाकिस्तान है? साष्टांग दंडवत कर दो, लेट जाओ, जूते तलवे चाटो, बूट चाटो। तो साहब हमसे तो नहीं होगा साहब, पाकिस्तान से करवा लीजिए। उनको तो फितरत है, आदत है तलवे चाटने की, बूट चाटने की, लैप डॉग पूडल जैसे दुम हिलाने की, पाकिस्तान जैसे कुत्ते मुल्क। तो आप उनसे दुम हिलवाइए, हम तो नहीं करेंगे साहब। चाहे हमको नुकसान सहना पड़े कोई बात, हम दूसरी मार्केट ढूंढ लेंगे, आपको नहीं बेचेंगे। ठीक है साहब। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद वो परेशान हो गए कि मैंने किया क्या है। आप ही ने किया है साहब, हमने थोड़ी ना किया। हम तो आपके पास दोस्त बन के गए थे। 30 साल हमारे डिप्लोमेसी ने एफर्ट लगाया है कि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हों, और आप हैं कि साहब हम ही को चुन चुन के जो जो दोस्त बनने आया उसको आप लात मारेंगे। अब लात मारेंगे तो साहब वो सब हट जाएंगे पीछे और आपके दुश्मन बन जाएंगे, अगर इसी तरह चलते रहे आप तो। ठीक है, तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रही हमें। पूरी दुनिया हैरान है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब किस सनकीपने पे आ गए। अब वो कल सुना है कि उन्होंने ट्वीट दी है कि भाई भारत और चीन, भारत और रूस, हमने चीन की काली ताकत को खो दिए। तो खोए किसने, खोया किसने? आपने खोया ना साहब। भारत को लात किसने मारी? आपने मारी। 50% टैरिफ किसने लगाए? आपने लगाए। तो उस वक्त क्या मतलब क्या सोच के लगाए थे कि ये दोस्ती दिखा रहे हैं इसलिए इनको मारो, लात मारो, धुतकारो, गाली दो? तो कौन सहेगा साहब, कौन सहेगा? और अगर आप में फिर जागृति आ रही है, अपनी भूल का भास आ रहा है, वी डोंट माइंड। हमने तो बड़ी गरिमा के साथ बिहेव किया ना। इनके तो नवारो साहब लाइक एन अटैक डॉग, पागल कुत्ते की तरह रोज गाली देनी शुरू हो गए कि भारत में ब्राह्मण तेल का पैसा खा रहे। अरे जातिवाद से आप भारत को तोड़ना चाहते हैं तो अकल से तोड़िए ना, इतना गधे की तरह तो मत बोलना शुरू करिए बकवासबाजी। क्या हक है आपको भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करने का? आप सोचते हैं कि जिस तरह अंग्रेजों ने कास्ट का कार्ड इस्तेमाल करके भारत के टुकड़े टुकड़े करके तोड़ो और राज करो की राजनीति अपनाई थी, ये समझ रहे हैं हम भी वही कर सकते हैं। एक इशारा करेंगे तो सारे लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये फलाना ढिमकाना, ये लड़ना शुरू हो जाएंगे। हम सीटी मारेंगे तो लड़ेंगे। हैं वो सीटियां मार रहे हैं साहब की, लड़ो लड़ो, यहाँ पे मोदी जी का तख्ता पलट करो जैसे हसीना वाजेद का किया था। इतना आसान नहीं है साहब। हम जानते हैं यहाँ कई बिके हुए लोग हैं, बिकाऊ लोग बहुत हैं। जयचंदों की कमी नहीं है साहब, है मीर जाफरों की कमी नहीं है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलस्तां क्या होगा हम जानते हैं। लेकिन फिर भी साहब ये बदला हुआ भारत ये इस तरह तलवे नहीं चाटेगा। स्वाभिमान है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वी वैल्यू इट। सेल्फ रिस्पेक्ट, वी वैल्यू सेल्फ रिस्पेक्ट। और अगर आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, नहीं तो साहब आप अपना करिए, हम अपना करते हैं। आप रहने दीजिए, हम रूस के पास जाएंगे, ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड। ठीक है साहब, उससे हथियार खरीदे, कभी पीठ में चुरा नहीं मारा, कभी बैकस्टैब नहीं किया। आपको हमने $1 अरब दिए कि साहब हमको GE404 इंजन दे दो। 2.5 साल हो गए, 2 इंजन आए हैं साहब, डिले कर रहे हैं। क्यों? आपको मालूम है कि हमारे MiG-21 स्क्वाड्रन रिटायर हो रहा है, 1960 की दशक के।
रूस से लिए थे, हमको वो गैप भरने थे। तो ये चाहते हैं कि हमारी एयरफोर्स कमजोर हो, ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान से पिटें और चीन से पिटें, और हमको लड़वा रहे। तुम्हारी मंशा तो साफ हो गई ना साहब, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, आपने तो शत्रु बोध करा दिया कि हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा देश टूटे, तुम्हारी एयरफोर्स कमजोर हो। फिर बोल रहे हो साहब आप हमारे डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। पहले आप सोच लो ना साहब कि आपको चाहिए क्या, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी और 50% टैरिफ। पाकिस्तान हमारा चहेता, लड़ाई में पाकिस्तान के साथ होंगे, हाँ दोस्त हैं तुम्हारे, ऐसे दोस्तों से दुश्मन भले। वाह सर, थैंक यू सो मच। आपकी ये नई बुक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, दिस इज अ न्यू इंडिया। थैंक यू सो मच सर।